जरूर भेजिएगा शीघ्र। तो हम ग्रहों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे संक्षिप्त में। मंगल जो ग्रह है वो दक्षिण दिशा का स्वामी प्रतिनिधि करता है। सिद्धांत तिवारी जी म्यूट कर ले। सिद्धांत तिवारी जी, तो हमने सूर्य के बारे में जाना, चंद्रमा के बारे में जाना, ठीक है। अब मंगल जो ग्रह है वो दक्षिण दिशा का स्वामी है। इसका जाति क्या है? पुरुष जाति का है और उग्र स्वभाव के होने के कारण ये पित्त प्रकृति का है। इसका लाल वर्ण है। सुदेश शर्मा जी म्यूट कर लें। अग्नि तत्व, यह स्वभावतः ये जो ग्रह है ये पाप ग्रह है। धैर्य तथा पराक्रम, बल का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरे और छठे स्थान में ये जो है कारक बताया गया है इसका, और बली होता है। द्वितीय स्थान में निष्फल होता है। दसम स्थान में दिग्बली और चंद्रमा के साथ रहने पर चेष्टा बली होता है। यह भ्रातृ और भगनी कारक है, भाई बहनों का कारक है मंगल जो ग्रह है। अब इसके बाद जो है बुध जो ग्रह है, बुध वाणी का प्रतिनिधित्व करता है, विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर दिशा का ये आपका स्वामी है। नपुंसक ग्रह है। वात पित्त कफ त्रिदोष प्रकृति है, तीनों प्रकृति से युक्त है। इसका वर्ण जो बताया गया है श्याम वर्ण, और पृथ्वी तत्व बताया गया है। यह पाप ग्रहों के साथ रहता है, अर्थात पाप ग्रह सूर्य मंगल राहु केतु के साथ रहता है, शनि के साथ रहता है तो ये पापी हो जाता है, अशुभ हो जाता है। और शुभ ग्रहों के साथ जैसे कि पूर्ण चंद्रमा कलायुक्त देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ रहता है तो ये बुध जो ग्रह ये शुभ हो जाता है। और यह जो विद्या ये वाणी का प्रतिनिधित्व करता है, अच्छा वक्ता बनाता है, अच्छा ज्योतिषी भी बनाने के लिए है कहीं ना कहीं बुध की भूमिका होती है। चिकित्सा शास्त्र, शिल्प, कानून, वाणिज्य और चतुर्थ तथा दशम स्थान का कारक बताया गया है बुध ग्रह को। चतुर्थ स्थान में रहने से निष्फल होता है। इससे जिह्वा और तालु आदि का उच्चारण अवयवों का विचार किया जाता है। इससे वाणी, गुह्य रोग, संग्रहणी, बुद्धि भ्रम, मूक, आलस्य, वात रोग एवं श्वेत कुष्ठ आदि का विचार भी बुध से ही किया जाता है। जो व्यक्ति के कुंडली में बुध जितना ही प्रबल रहता है वो व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान, अच्छा वक्ता होता है, अच्छा ज्योतिषी भी बन सकता है, अच्छा टीचर भी, शिक्षक भी बन सकता है। अगर ये बुध अगर कमजोर होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरों को संतुष्ट करने में असमर्थ हो जाता है। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति को बताया गया है कि पूर्व दिशा का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, और ये आपका कारक जो स्थान है इसका द्वितीय है। पंचम स्थान भाव है, नवम, दशम और एकादश भाव का कारक ग्रह है। और पुरुष जाति है इसका, पीत वर्ण है और आकाश तत्व है। यह लग्न में बलि और चंद्रमा के साथ रहने पर चेष्टा बलि होता है। यह चर्बी का कारक है, व्यक्ति का पेट में चर्बी इत्यादि बढ़ना, ये जो हम बोलते हैं ना किस ग्रह के माध्यम से होता है? देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से होता है। कफ धातु की वृद्धि करने वाला, इससे पुत्र पौत्र विद्या गृह गुल्म एवं सूजन शोध आदि रोगों का विचार किया जाता है। अर्थात इसे हम देखते हैं पंचम भाव में अगर पंचम भाव पीड़ित रहता है तो पंचम भाव का कारक जो ग्रह है वो देवगुरु बृहस्पति को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। नवमांश कुंडली में उच्च का होकर के बैठा है, स्वराशि का होकर के बैठा है, मूल त्रिकोण का होकर के बैठा है, वर्गोत्तम होकर के बैठा है तो अवश्य ही श्रेष्ठ फल देता है। कोई भी अगर हम लग्न कुंडली का फल विवेचन करते हैं तो उससे हमें ये देखना होगा कि नवमांश कुंडली में केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा हो, उच्च का होकर के बैठा हो, स्वराशि होकर के बैठा हो, मूल त्रिकोण का होकर के बैठा हो, तो लग्न कुंडली में अशुभ फल जैसा प्रतीत हो रहा है, नवमांश कुंडली में अच्छा अगर स्थिति बनता है तो श्रेष्ठ फल ही हमको कहना चाहिए। ठीक है, नवमांश कुंडली में विशेष करके हमें ध्यान देना परम आवश्यक होता है कुंडली के बलाबल के लिए। अब यहाँ शुक्र ग्रह के विषय में बता रहे हैं। शुक्र जो ग्रह है ये दक्षिण पूर्व का स्वामी अर्थात आग्नेय कोण का प्रतिनिधित्व करता है और स्त्री जाति है। श्याम
नाम वर्ण गौ कर बैठता है तो अनिष्ट कारक बताता है। आज मैंने भी डाल दिया था आप लोगों का कुंडली में किस प्रकार से चरित्रहीन योग बनाता है, तो इस विषय में भी मैंने डाल दिया था, इसका आपने देखना है और किसी को नहीं बताना है। अगर किसी कुंडली में इस प्रकार का अगर दोष भी बनता है तो आपके प्रति लांछन लगने की संभावना है बोल के उनको सतर्क करना है, न कि डर दिखाना है, ठीक है। और यह इसलिए कफ वीर्य आदि धातुओं का कारक माना गया है। मदनेच्छा, गान विद्या, काव्य, पुष्प, आभरण, नेत्र, वाहन, सैया, स्त्री कविता आदि का कारक है। दिन में जन्म लेने होने पर इससे माता का विचार किया जाता है। सांसारिक सुख का भी विचार इसी ग्रह से होता है। तो यह माता का जो विचार बताया गया है, हम शुक्र से माता का विचार न करके हम चंद्रमा से करेंगे। जैसे कि सूर्य ग्रह से विचार किया जाता है, सूर्य ग्रह जहां बैठा है उससे नवम स्थान से पिता का भी विचार किया जाता है, चंद्रमा से माता का भी विचार किया जाता है, और चंद्रमा से चतुर्थ भाव से भी माता का विचार किया जाता है। तो यहाँ शुक्र से जो माता का विचार बताया गया है, हम माता का विचार शुक्र से नहीं करेंगे। अब शनि ग्रह से के बारे में बता रहे हैं। शनि जो ग्रह है पश्चिम दिशा का स्वामी ग्रह है और नपुंसक ग्रह है, वात श्लेष्मिक प्रकृति है, ठीक है, कृष्ण वर्ण है, काला वर्ण है, और वायु तत्व ये ग्रह है। यह सप्तम स्थान में बलि और बकरी ग्रह तथा या चंद्रमा के साथ रहने पर चेष्टा बलि होता है। हमेशा ये चीज ध्यान रखें, जो ग्रह जिसका कारक बताया गया है या जो ग्रह का, जैसे कि पंचम भाव संतान का घर है वहां ज्यादा ज्यादा अगर पंचम भाव में जैसे कि बुध नपुंसक ग्रह है, शनि नपुंसक ग्रह, ये अगर नपुंसक ग्रह से अगर पीड़ित रहता है तो कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में हमेशा बाधा होती है। इसलिए ग्रहों का जो स्त्री कार ग्रह है, जैसे कि चंद्रमा है, शुक्र है, जिनकी कन्याएं होती हैं, तो इत्यादि फल कथन के लिए हमें ग्रह का कौन कौन सा पुरुष ग्रह है, कौन कौन सा स्त्री ग्रह है, कौन कौन सा नपुंसक ग्रह है इत्यादि हमें जानना परम आवश्यक होता है। अब यहाँ आगे बता रहे हैं कि चेष्टावली क्या होता है? चेष्टावली जो होता है उसका दृष्टि वो पढ़ाएंगे, षडबल पढ़ाएंगे आगे। षडबल होता है ग्रहों का, वो षडबल पढ़ाएंगे। स्वास्थ्य खराब है क्या गुरुदेव? थोड़ा खांसी आ रहा है बस, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। इससे अंग्रेजी विद्याओं का विचार किया जाता है। रात में जन्म होने पर भ्रातृ और पितृकारक होता है। इससे आयु, शारीरिक बल, उदारता, विपत्ति, योगाभ्यास, प्रभुता, ऐश्वर्य, मोक्ष, ख्याति, नौकरी एवं मूर्छितादि रोगों का विचार किया जाता है। अगर ये होता है कि विवाह, जो व्यक्तियों की लंबी बीमारी कैसे होती है, किस ग्रह के माध्यम से लंबी बीमारी प्राप्त होता है, तो लंबी बीमारी को देने वाला जो ग्रह है वो शनि है, क्योंकि एक राशि में राशि परिवर्तन ये करता है, 2.5 वर्ष में करता है। इसलिए अगर शनि से द्वारा कहीं रोग उत्पत्ति कर रहा है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं लंबी बीमारी देता है। और राहु जो ग्रह है दक्षिण दिशा का स्वामी कृष्ण वर्ण क्रूर ग्रह है। जिस स्थान पर यह रहता है उस स्थान की को उन्नति को रोक देता है। जैसे कि पंचम भाव में बैठा है, पंचम भाव विद्या का कारक है, संतान का कारक है, तो कहीं ना कहीं ये संतान के लिए परेशानियां क्रिएट कर देता है। उच्च शिक्षा के लिए ना कहीं ये बाधा उत्पन्न कर देता है, ऐसा करता है। अगर पंचम भाव में कहीं ना कहीं राहु अगर बैठा हो, अगर अन्य पाप ग्रहों का भी दृष्टि हो, तो 100% ऐसा होता है कि पहला संतान बिगड़ जाता है या किसी कारण बस उसकी मृत्यु हो जाती है, या पहला संतान गर्भ में ही नष्ट हो जाता है, किसी कारणवश वो खराब हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है अधिकतर कुंडलियों में। अब केतु के बारे में बताते हैं। केतु कृष्ण वर्ण है और क्रूर ग्रह है। इससे चर्म रोग के बारे में विशेष भूत को भी देखा जाता है। ये मातामह का अर्थात नाना नानी का विचार भी केतु से किया जाता है। हाथ पांव और क्षुधा जनित
कष्ट आदि का विचार किया जाता है। अब यहाँ कह रहे हैं विशेष, यद्यपि बृहस्पति और शुक्र दोनों शुभ ग्रह है, पर शुक्र से सांसारिक और व्यावहारिक सुखों का तथा बृहस्पति से पारलौकिक सुख का विचार करना चाहिए। अर्थात शुक्र जो ग्रह है वो भोग विलासिता का कारक ग्रह है। भोग भोग में सुख की अनुभूति कराता है, लेकिन वास्तव में भोग में सुख नहीं होता है। और देवगुरु बृहस्पति जो सुख का कारक ग्रह बताया गया है, ये आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक सुख को देने वाला होता है। तो जितना शुक्र प्रबल रहता है तो व्यक्ति को भौतिक सांसारिक भोगों में लिप्त रखता है, और देवगुरु बृहस्पति क्या करता है, पारमार्थिक सुख की तरफ वो मोड़ देता है, अर्थात उधर उसको आनंद दिलाता है। अब यहाँ शुक्र के प्रभाव से मनुष्य स्वार्थी और बृहस्पति के प्रभाव स्वभाव से व्यक्ति परमार्थी होता है। ये दोनों में अंतर होता है। भोगी व्यक्ति कभी भी वो त्याग प्रवृत्ति का नहीं होता है, वो क्या होता है, अधिक से अधिक स्वार्थी होता है, ऐसा विचार करना चाहिए। और जो बृहस्पति जो ग्रह है ये पारमार्थिक, दूसरों का भला करना, दूसरों का हित करना, दूसरों का उन्नति के बारे में सोचना, समाज के कल्याण के बारे में सोचना, ऐसे ऐसे परमार्थिक गुण जो होता है वो बृहस्पति देता है। और शनि और मंगल ये दोनों पाप ग्रह है, पर दोनों में अंतर यही है कि शनि यद्यपि क्रूर ग्रह है, लेकिन उसका अंतिम परिणाम सुखद होता है। यह दुर्भाग्य और मंत्रणा के फेर से डालकर मनुष्य को शुद्ध बना देता है, अर्थात उसको तपा देता है और श्रेष्ठ बनने में मजबूर कर देता है। परंतु मंगल उत्तेजना देने वाला ग्रह है ये, क्योंकि उत्तेजना और गुस्से का की प्रतिनिधित्व करता है। उमंग और तृष्णा से परिपूर्ण होने के कारण सर्वदा दुखदायक होता है। इसलिए वैवाहिक जीवन में मांगलिक दोष इत्यादियों का विशेष करके विचार किया जाता है। अगर लग्न में बैठता है, मान लीजिए मंगल जो ग्रह है, अब किसी के कुंडली में 1 4 7 8 12 भाव में मंगल बैठता है, तो क्यों मांगलिक दोष को इसको प्रबल मानते हैं? क्योंकि मंगल लग्न में बैठता है तो इसका चौथा, 8वां और 7वां पूर्ण दृष्टि है। अब लग्न में बैठा है तो चौथा दृष्टि कहाँ डाल रहा है? आपका भवन, मकान, वाहन, माता इत्यादियों के में वह पूर्ण दृष्टि डाल रहा है, चतुर्थ दृष्टि। दूसरा पूर्ण दृष्टि डाल रहा है आपका गृहस्थी जीवन में, पत्नी के ऊपर डाल रहा है। दोनों में मनमुटाव होना, दोनों में मतभेद होना अधिक से अधिक, अर्थात व्यापार वाणिज्य में भी सप्तम भाव से विचार किया जाता है व्यापार के लिए, तो वहां भी कहीं ना कहीं ये जो है दुविधा उत्पन्न कर देता है। और आपका अष्टम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि आयु में भी डाल रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो अनिष्ट प्रदान कर देता है। तो इसलिए जो मंगल जो ग्रह है, इसलिए इसको अनिष्ट कारक बताया गया है। अब ये जो मंगल है, अभी ये मंगल अगर लग्न में स्वराशि का होकर के बैठता है, अर्थात मेष राशि का होकर के बैठता है, तो अशुभ फल में कहीं ना, उसका अशुभ फल में 100% में 80% दोष नष्ट हो जाता है और शुभ फल देने वाला होता है, और 20% मात्र अशुभ फल देता है, ऐसा विद्वानों ने बताया। क्योंकि अजय लग्ने, मेष राशि में लग्न में बैठा हो मंगल, तो वो मांगलिक दोष परिहार हो जाता है कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो 20% अपना प्रभाव देता ही देता है अजय लग्न। ठीक है, वो पढ़ाऊंगा मैं आगे। और व्यय चापी, अगर धनु राशि में मंगल ग्रह यहाँ बैठता है, ऐसा विद्वानों ने पाया है कि उसका दृष्टि अगर जैसे कि भाई बहनों में पड़ रहा है, चौथा दृष्टि, पूर्ण दृष्टि शत्रु के ऊपर पड़ रहा है, अष्टम दृष्टि आपके अर्थात पत्नी के ऊपर पड़ रहा है, तो यह कहीं ना कहीं परेशानी क्रिएट कर देता है। लेकिन धनु राशि में होता है, तो धनु राशि में होता है तो इसके दोष सामान्य हो जाता है, अर्थात ये मांगलिक दोष परिहार हो जाता है, ऐसा बताते हैं विद्वान लोग। अब उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे कि वृश्चिक लग्न हुआ, ठीक है, यहाँ धनु हुआ, यहाँ 7 तुला हुआ, यहाँ 6 कन्या, यहाँ 5 हुआ, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1 हुआ, नहीं 9, गलत बता रहा, 1 मिनट, क्या हो गया वो? 1 मिनट, अर्थात मकर लग्न की कुंडली में उल्टा मैंने लिख दिया।
अर्थात धनु लग्न यहाँ होगा, द्वादश भाव में मंगल बैठा है, तो मकर लग्न, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्कट। अब देखिए धनु राशि में मंगल यहाँ क्यों अशुभ दृष्टि डालने के बावजूद भी वो अशुभ फल क्यों नहीं दे रहा है, इस विषय में आप देखेंगे तो मंगल मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति के राशि में बैठा है, वहां दृष्टि डाल रहा है। और दूसरा दृष्टि जो डाल रहा है इसका सप्तम भाव में और अष्टम भाव में, जहां उसका कर्कट राशि में नीच स्थान है, यहाँ दृष्टि डालने के कारण जो है इतना अशुभ फल वो देने में असमर्थ हो रहा है। ठीक है, वो अपने भाव में, जिस भाव का वो कारक है, देखिए छठे भाव का भी कारक है और आपका तृतीय भाव का भी मंगल कारक है, तो यहाँ अपने कारक स्थान में दृष्टि डालने के कारण वो अशुभ फल देने में असमर्थ हो रहा है, वहां शुभ फल वो देने में कमी कर देगा, क्योंकि वहां स्थिर कारकत्व उसको प्राप्त है। और सप्तम भाव में उसका कर्कट राशि में वो नीच होने के कारण वहां कहीं ना कहीं वहां अशुभ फल, उसका जो 100% अशुभ फल होता है वो 20% मात्र दे करके 80% उसका अशुभ फल में कमी आ जाता है। इसलिए अजय लग्ने व्यये चापी, धनु राशि में द्वादश भाव में अगर मंगल बैठता है तो अशुभ फल नहीं देता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जी। तो मंगल जो हमने पढ़ा था स्थिर कारक ग्रह, तृतीय भाव का भी मंगल स्थिर कारक ग्रह है और छठे भाव का भी स्थिर कारक ग्रह हमने जाना था। ठीक है, अब दूसरा सूत्र क्या था कि पाताले वृश्चिक के स्थिति, अगर मंगल वृश्चिक राशि में स्वराशि का होकर के चतुर्थ भाव में बैठता है तो भी वो मांगलिक दोष परिहार हो जाता है, अर्थात वो अशुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है। अब क्यों असमर्थ हो जाता है, अब देखते हैं। ठीक है, थोड़ा मांगलिक दोष का भी थोड़ा चर्चा परिचर्चा हो जाए। तो यहाँ 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन, 1 मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्कट, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला। अब देखिए मंगल यहाँ बैठ रहा है, ठीक है, तो इसका दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रहा है, तो सबसे पहले दृष्टि देखेंगे इसका चौथा, ये आपका पत्नी के स्थान में पड़ रहा है, इसलिए ये प्रभावित कर देता है, इसलिए आपका कर्म क्षेत्र में पड़ रहा है और आपका आय स्थान में पड़ रहा है। राशि का हो करके मंगल बैठता है, तो इस कारण से विद्वानों ने ऐसा अनुभव किया है कि वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में बैठता है तो मंगल वो 20% मात्र अशुभ फल देता है, 80% वो शुभ फल को देने वाला होता है। इसलिए कहा है पाताले वृश्चिक स्थिते। ठीक है, तो गुरुदेव चतुर्थ स्थान में ही है और कहीं भी मंगल जैसे और कहीं में चतुर्थ स्थान में ही है? नहीं नहीं, मैं अभी परिहार एक एक बता रहा हूँ। मेष राशि पर लग्न में बैठा हो, धनु राशि पर द्वादश भाव में बैठा हो और वृश्चिक राशि में आपका चतुर्थ भाव में बैठा हो और वृषे जाए, वृष राशि पर सप्तम भाव में मंगल बैठा हो तो भी मांगलिक दोष परिहार हो जाता है। वृषे जाए, परिहार का तात्पर्य गुरुदेव के मांगलिक दोष परिहार नहीं का रहते? तात्पर्य मांगलिक दोष निम्न मांगलिक दोष हम माना जाएगा, अर्थात मांगलिक दोष परिहार का तात्पर्य होता है समाप्त, बोलते हैं ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं अपना गुण धर्म थोड़ा सा रहता ही है। ठीक है, तो बिना मांगलिक लड़की से विवाह कर थोड़ा गुण सकते हैं? धर्म रहता ही है, उसके लिए पुरुष होगा, पुरुष व्यक्ति होंगे तो उनको अर्क विवाह जरूर कराइए, स्त्री होंगी तो स्त्री के लिए आपको कुंभ विवाह या विष्णु शालिग्राम के साथ विवाह या पिप्पल के साथ वर्गत विवाह करा देते हैं। ठीक है, ये पाताले गौरी वृश्चिक गौरी स्थिति, मंगला गौरी मंगला के दर्शन कराने से कम हो जाएगा ना गुरुजी? गौरी मंगला देखिए इसमें अलग अलग बातें हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर यही पाते हैं कि अर्क विवाह, विष्णु शालिग्राम के साथ विवाह, विष्णु प्रतिमा के साथ विवाह, कुंभ विवाह इत्यादि स्त्रियों के लिए, और गुरुजी ये पुरुषों सारे के विवाह लिए जो होने के है बाद वो सामान्य पुरुष से विवाह किया जा सकता है?
हाँ किया जा सकता है, लेकिन हाँ देखना पड़ेगा गुण अधिक मिल रहे हो, गुण अधिक मिल रहे हो, परस्पर दोनों की राशि मैत्री हो। अगर परिहार मांगलिक दोष लड़का मंगला है, लड़की मंगली है, तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, परिहार हो जा रहा है। ठीक है। और वृषेज आए, मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। घटे रंध्रे, ऐसा भी है गुरु जी, एक मिनट गुरु जी, एक मिनट एक मिनट, मैं गुरु ये जी, ऐसा मैटर भी है क्या? खत्म करता हूँ, ये बात फिर आप लोगों को बात मैं सुनता हूँ, ठीक है। ये पहला ये ठीक गुरु जी। कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। वृषेज आए घटे रंध्रे, घट का तात्पर्य होता है कुंभ राशि। 11 नंबर की कुंभ राशि में अगर मंगल यहाँ बैठा हो तो भी मांगलिक दोष परिहार हो जाता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। 20% रह जाता है, 80% समाप्त हो जाता है। तो मांगलिक दोष होने से क्या होता है, मांगलिक दोष का लक्षण क्या है, व्यक्ति को अंदर अधिक गुस्सा आना, अपने गुस्से में कंट्रोल ना होना। इसके कारण व्यक्ति का बहुत जो है जीवन में उतार चढ़ाव हो जाता है। हमेशा हर कार्य को करने के लिए मन स्थिति को सही करने की आवश्यकता होता है। मन स्थिति जितना शांत रहता है वो हर परिस्थिति को ठीक करने में सामर्थ्यवान होता है। तो चलिए, क्या क्या प्रश्न था बताइए, उस हिसाब से चर्चा करते हैं। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था, क्या मंगल जो दोष है, ऐसा भी कोई नियम है कि 22 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है पुरुष की कुंडली में? देखिए ऐसी बात 28 है कि 28 विद्वानों ने बताया है, व्यक्ति का 28 वर्ष से अधिक होने पर मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। कहते हैं वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर वो गुण धर्म स्वभाव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति जितना बड़ा होते जाता है तो अपने समझदारी आ जाती है, ठोकरें खा जाता है, तो व्यक्ति में गुस्सा का जैसे कि हम देखते नहीं है, बालकों में उद्दंडता बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है, तो आयु बढ़ने के साथ साथ में उद्दंडता घट जाती है। तो उसी प्रकार से विद्वानों ने कहा है कि 28 साल से अधिक होने पर मांगलिक दोष में कमी आ जाती है, ऐसा बताया है। पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं होगा। आपका किसी का भी आप कुंडली देखते हैं तो मांगलिक बहुत सारे दोष होता है, गण दोष होता है, इत्यादि बहुत सारे दोष होते हैं। उसके लिए विशेष करके आपको 2-4 नियम आपको जरूर याद रखने चाहिए। जैसे कि आप किसी की ये कुंडली है, ये कुंडली हमने देखा है, जैसे कि ये कुंडली है, अब चंद्रमा जिस राशि पर बैठा है, जैसे कि मान लीजिए वृश्चिक राशि पर यह बैठा है। अब दूसरा स्त्री की कुंडली में भी देखिए, चंद्रमा मान लीजिए मिथुन राशि या वृष राशि पर बैठा है। वृष राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। चंद्रमा यहाँ बैठा है तो स्वामी शुक्र है, और वृश्चिक राशि पर चंद्रमा बैठा है तो इसका स्वामी मंगल है। ये दोनों का आपस में मित्रता है कि नहीं है, ये हमें विचार करना चाहिए। अगर मित्रता होंगे तो बहुत सारा अच्छाई होती है कि वो उन लोगों का तारतम्य मिल रहा है, हम ऐसा मानते हैं। उन लोगों का दोष, गण दोष इत्यादि भी लग रहा है तो बहुत सारे दोषों का समन कर देता है। अगर परस्पर, जैसे कि मान लीजिए वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा है पुरुष का, अब इनका मंगल का मित्र ग्रह कौन कौन से? सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु। तो गुरु लड़की का चाहे मीन राशि हो, चाहे धनु राशि हो, लड़की की कुंडली में चाहे मान लीजिए धनु राशि हो या सिंह राशि हो, ठीक है, सिंह राशि में चंद्रमा बैठा हो या कर्कट राशि पर चंद्रमा बैठा हो, तो मंगल, अब लड़के का वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी हुआ मंगल, ठीक है, मंगल। अब मंगल ग्रह का मित्र ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, तो धनु और मीन राशि का स्वामी लड़की धनु और मीन राशि की हो तो अच्छी बात है, कर्कट राशि की हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि कर्कट, मंगल और चंद्रमा आपस में मित्र हैं, और आपका सूर्य भी आपका मंगल का मित्र है। तो ये इससे भी दोष का समन हो जाता है बहुत सारे। अब क्या क्या दोष का समन होता है? कहते हैं गुण मिलान करते समय, न वर्ग वर्णो न गणो न योनिर द्विर्द्वादशे नैव षडष्टके वा तारा विरुद्धे नव पंचमे च मैत्री यदा स्यात् शुभदो विवाह। वर्ग दोष, वर्ण दोष, गण दोष, मृत्यु षडाष्टक दोष, नवम पंचम दोष, द्वितीय द्वादश दोष, समस्त दोष, ये नाड़ी दोष को छोड़ करके ये 7-8 दोष जो है वो समाप्त हो जाते हैं। हम कुंडली मिलान करते हैं, हम पत्रिका जैसे कि मान लीजिए मोबाइल से सॉफ्टवेयर से करते हैं या हम लैपटॉप में सॉफ्टवेयर से करते हैं, तो वहां गुण कम मिल जाता है, ऐसा दिखाई देता है।
अगर गुण कम मिल भी रहे हो तो परस्पर राशि मैत्री होने पर आपके गुण कम मिलने के बावजूद भी आप विवाह शुभ माना गया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताइए। गुरुजी सर आंशिक मंगली कैसे देखते हैं? गुरुजी विवाह में जो है, विवाह में राशि और जो है सम हो तो चलेगा, जैसे कि उसका भी 2 हो लड़की का भी 4 हो तो चलेगा, सम राशि से विवाह हो सकता है? हो सकता है, सम विषम राशि से उससे कोई लेना देना नहीं है, बस ये होना चाहिए। देखिए इसमें षडाष्टक दोष बताया गया है। अब जैसे कि मान लीजिए, अभी विषय से भटक जाएंगे लगता है, वो विवाह मेलापक में पढ़ाऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट उसमें आप लोगों को विस्तार से चर्चा करूंगा। षडाष्टक दोष होता है, जैसे कि मान लीजिए लड़के का कुंडली है वृश्चिक राशि, अब लड़के के कुंडली से 6 और 8 नहीं होना चाहिए लड़की के कुंडली, या लड़की के कुंडली से लड़के का कुंडली 6-8 नहीं होना चाहिए। इसमें 2 भेद है, एक तो प्रीति षडाष्टक है अर्थात वो शुभ बताया गया है, एक मृत्यु षडाष्टक है जिसे अशुभ बताया गया है। षड अष्टक का तात्पर्य 6, षड का तात्पर्य 6, अष्टक का तात्पर्य होता है 8। अब ये जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये अष्टक 8वां राशि ये पड़ गया। अब दूसरा छठा राशि इसका पड़ेगा कौन सा, तो ये मेष राशि छठा पड़ेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ देखेंगे परस्पर दोनों राशि एक ही है स्वामी, अर्थात मेष राशि का भी स्वामी मंगल है आपका और वृश्चिक राशि का भी स्वामी मंगल है, ये षडाष्टक दोष नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन सा इसे अशुभ माना गया है, तो इस विषय में आगे मैं विस्तृत में चर्चा करूंगा। अब मान लीजिए जैसे कि नवमांश कुंडली का परस्पर मैत्री होने से भी बहुत सारे दोष दूर हो जाते हैं। जैसे कि नवमांश कुंडली का ये लग्न कुंडली का स्वामी है मंगल। गुरुजी उसी आपने प्रकार ये लग्न- बताया कि षडाष्टक में दोष नहीं होता है, जैसे कर्क राशि हुई और वृश्चिक राशि हुई, तो ये तो गुरुजी षडाष्टक हो गया ना? देखिए उसके बारे में आपने कर्कट राशि और वृश्चिक राशि 1 2 3 4 5 नहीं हुआ। देखिए कर्कट राशि ये, ठीक है, अब यहाँ कर्कट से वृश्चिक राशि गिनिए, 1 2 3 4 5 हो गया, नहीं हुआ। और कर्कट मैं राशि पढ़ाऊंगा। से तुला राशि में हो गया गुरुजी। अब देखिए धनु राशि और कर्कट राशि, ये देखिए ये जो है इसका होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं अभी पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, मैं अभी मैटर ये जो है आप लोगों का एक वो चीज कर दूं। नवमांश कुंडली में जो राशि है, इस राशि का स्वामी देखिए, जैसे कि लड़के का कुंडली है, नवमांश कुंडली का राशि का स्वामी है मेष राशि का स्वामी है मंगल। उसी प्रकार लड़की का भी कुंडली देखिए, नवमांश कुंडली का जो राशि का स्वामी है, मान लीजिए यहाँ लिखा है 9 नंबर लड़की के कुंडली में, तो धनु राशि का स्वामी हुआ गुरु। तो हम नैसर्गिक शत्रु मित्र पढ़े थे आपस में, सूर्य चंद्र मंगल गुरु आपस में मित्र है। मंगल गुरु आपस में मित्र होने से आपका जो है बहुत सारे दोषों को समन कर देता है। तो गुण कम भी मिल रहे हो तो भी विवाह कर सकते हैं, इत्यादियों के विषय में आगे पढ़ेंगे तो वो चीज आपको काम में। ठीक है, मैं उधर अभी प्रवेश न करते हुए इधर विषय को ले जाता हूँ, फिर आप लोगों को चर्चा परिचर्चा करता हूँ। अब यहाँ बहुत सारे बात हैं कि अब हम जो मेन विषय है आप लोगों को काल सर्प योग के विषय में मैं बता रहा था ना। षडबल जो आप लोगों को जो है षडबल आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं विवाह से संबंधित, वो मैं बाद में विवाह से संबंधित पढ़ाया जाए, वो जो षडवर्ग है ना, ये आप लोगों को ये काल सर्पयोग के विषय में चर्चा किया जाए। काल सर्पयोग के विषय में काल सर्पयोग को दे। अब यहाँ विद्वानों में मतभेद क्या है कि काल सर्पयोग के बारे में शास्त्रों में वर्णन नहीं है, ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सर्प दोष के बारे में बहुत सारे विवेचन ऐसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिला है। ऐसा नहीं है कि सर्प दोष के बारे में नहीं मिला है, लेकिन काल सर्प योग के बारे में नहीं मिला है। तो हमने राहु को काल माना गया, मतलब जो है काल सर्प जो है राहु केतु को ही माना गया है। तो राहु केतु को सर्प के रूप में माना गया है शास्त्रों में। ऐसे
जो भोजराज द्विवेदी जो है अद्वितीय विद्वान है ज्योतिष के, तो इन्होंने ये काल सर्पयोग शांति जो ये जो विवाह घट विवाह सूत्र इसमें उन्होंने काल सर्पयोग के बारे में दिया है। इसमें ज्योतिष तत्वांक जो ग्रंथ में है इसमें भी जो है श्री हरिनारायण जी शास्त्री जी ने भी काल सर्पयोग के बारे में विस्तार में उन्होंने बताया है। यहाँ आप देखेंगे विविध धार्मिक ग्रंथों में सर्प दोषों का वर्णन मिला है। वर्तमान में प्राचीन एवं नवीन दैवज्ञों माध्यम से काल सर्पयोग के विषय में मंत्रणा प्रारंभ हो चुकी है। यह हम प्राचीन ग्रंथ मानसागरी, बृहद जातक तथा बृहद पराशर होरा शास्त्र अवलोकन करें तो यह सिद्ध हो जाता है कि इन ग्रंथों में काल सर्पयोग अथवा सर्पयोग का उल्लेख है। अर्थात सर्प को ही काल सर्प माना गया है, सर्प को ही हमने काल के रूप में ऐसा माना गया है। ऐसे आपको कोई भी अगर विद्वान चर्चा परिचर्चा करे काल सर्पयोग तो हमारे ग्रंथ में नहीं है, तो सर्पयोग के बारे में आप कह सकते हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र, मानसागरी, बृहद जातक इत्यादि ग्रंथों में इसका वर्णन है बोल करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, कहीं गुरुजी हमने पढ़ा था, हमें ध्यान नहीं आ रहा है, मानसागरी में कि कोई ग्रह किसी पर्टिकुलर भाव में बैठा होता है तब जाके उसको सर्प काटने का होता है कि सर्प से भी उसकी मृत्यु होगी, उसी को काल सर्प दोष माना उन्होंने। इसमें देखिए विद्वानों में अलग अलग मत है। ठीक है, सर्पयोग भी बन जाता है, उसके कारण जो है व्यक्ति के जीवन में कैसा प्रभाव होता है उसके शोध होते गए, उसके बाद में ठीक है। चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा है। अब भारतीय ज्योतिष में नागों का विशेष महत्व है। प्राचीन काल में ही नाग पूजा की जाती थी। नाग पंचमी पर्व पूरे देश में पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक गृहस्थ घर के प्रवेश द्वार में जो है नागों का चित्र बना करके वो लगाते हैं। हमारे यहाँ आसाम में भी ऐसा करते हैं, बनाकर पूजन करता है। इस दिन नाग दर्शन को अत्यंत शुभ माना गया है और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी विशेष रूप से नाग पंचमी को मनाया जाता है। इन्हें शक्ति एवं सूर्य का अवतार माना गया है। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही नागों के प्रति विशेष भय की भावना रही है। भारत में प्रत्येक क्षेत्र में भगवान आशुतोष के पूजन का विधान होता है। नाग भगवान शिव के गले का हार है। ठीक है, इस प्रकार से ये बताते गए हैं। अब सप्ताह के 7 दिनों का नाम किसी न किसी ग्रह के ऊपर रखे गए हैं, किंतु राहु केतु के आधार पर कोई नाम नहीं रखा गया। कृपया म्यूट कर लें कुलदीप पांडे जी, सुमित शुक्ला जी, सब लोग म्यूट कर लें। कुलदीप पांडे जी, क्योंकि इन्हें छाया ग्रह माना जाता है इसलिए इनका प्रभाव भी परोक्ष रूप से पड़ता है। अब देखिए राहु केतु छाया ग्रह है, कोई पिंड ही नहीं है, तो हमारे मानव जीवन में कैसे प्रभाव पड़ता है ऐसे कोई कहते हैं, क्यों नहीं पड़ता है। देखिए अभी अंधकार है, आप बिना प्रकाश के कुछ भी कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। आपको प्रकाश की आवश्यकता होती है। अंधकार में आप खेती करेंगे तो कभी उत्पन्न नहीं होगा, फसल अच्छे कभी भी नहीं होंगे। तो इसलिए मानव जीवन में इसका 100% छाया ग्रह का प्रभाव है ही है। अगर इसका प्रभाव नहीं होता तो पराशर जी इनकी जो हम आयु गणना करते हैं विंशोत्तरी महादशा में, तो इसका आयु के बारे में लिखते ही नहीं। ये प्रभाव है इसलिए उन्होंने लिखा है। राहु का स्वभाव शनिवत एवं केतु का स्वभाव मंगलवत माना है। शनिवत राहु, कुजवत केतु इसलिए कहा है। अब यहाँ हम इसमें बहुत सारी बातें हैं। वैज्ञानिक रूप से काल सर्पयोग का 2 विभाजन बताया गया है। देखिए कोई व्यक्ति किस प्रकार का काल सर्पयोग मानते कैसा नहीं है, इस विषय में विद्वान का ऐसा मत है। यहाँ कहते हैं वैज्ञानिक रूप से यदि काल सर्पयोग की व्याख्या करें तो जन्मांग चक्र में राहु केतु की स्थिति हमेशा आमने सामने 180 डिग्री में रहता है। जब अन्य सभी ग्रह इनके मध्य अर्थात प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं तब अपना प्रभाव त्याग कर राहु केतु के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते एवं राहु केतु के गुण दोष का प्रभाव पड़ना अवश्य है। और राहु केतु की हमेशा वक्र गति से जो है चलते हैं, ये हमेशा कभी मार्गी नहीं है, ये हमेशा वक्र गति से चलते हैं। छाया हमेशा व्यक्ति का आगे तरफ कभी भी नहीं होता है, हमेशा पीछे की ओर ही छाया पड़ता है, इसलिए वक्र कहा है।
इनमें वाम गोलार्ध एवं दक्षिण गोलार्ध, मैंने पहले राहु केतु को आपको मैंने पढ़ाया था ना, राहु केतु का चार्ट दे करके स्थितियां बनती है। राहु का बायां भाग काल कहलाता है, इसलिए राहु से केतु की ओर बनने वाला योग को काल सर्प योग की श्रेणी में आता है। अब क्यों आता है काल सर्प योग की श्रेणी में, स्पष्ट हुआ आपको? राहु का बायां भाग को काल कहते हैं और इसलिए राहु की केतु की ओर बनने वाला योग को काल सर्प योग की श्रेणी में आता है। अब इसमें एक बात और क्या है विशेष महत्वपूर्ण, केतु से राहु की ओर बनने वाला योग को अनेक विद्वानों ने काल सर्प योग नहीं माना है। ठीक है, अब ये उदाहरण मैं अभी इसी में चैप्टर में बता दूंगा। केतु से राहु की ओर बनने वाला योग को अनेक दैवज्ञों द्वारा काल सर्प योग को नहीं कहा जाता है। इसका अवश्य है कि काल सर्प योग का निर्माण किसी न किसी पूर्व जन्मकृत दोष अथवा पितृ दोष के कारण बनता है। अब निम्न चक्र द्वारा काल सर्प योग को स्पष्ट समझा रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे राहु क्या है, सर्प का आपका सिर है और केतु को पुच्छ माना गया है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये वक्र गति से घूम रहे हैं, राहु सर है और केतु पुच्छ है, तो इधर कोई भी ग्रह नहीं है, तो इधर सारे राहु के आगे सभी ग्रह होने के कारण सभी ग्रह प्रभावित हो रहे हैं। राहु की वक्र गति से सभी ग्रह प्रभावित हो रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से 100% इसको काल सर्प योग विद्वानों ने माना है। ठीक है, अब दूसरा ये जो काल सर्प योग जो यहाँ बन रहा है, आप देखेंगे राहु लग्न में बैठा है, सप्तम में केतु बैठा है, राहु के आगे कोई भी ग्रह नहीं है, वक्र गति से घूम रहा है, पीछे सभी ग्रह है, तो इसको विद्वानों ने काल सर्प योग नहीं माना है। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? नीचे वाला नहीं समझ में आया, ऊपर वाला तो समझ में आ गया कि राहु और केतु के बीच समस्त ग्रह आने पर पूर्ण काल सर्प दोष होता है, लेकिन ये केतु से राहु वाला क्या है? ये देखिए, ये चार्ट देखिए, राहु क्या करता है, अब ये मीन राशि है, मीन से कुंभ राशि, कुंभ से मकर राशि, ऐसे उल्टे घूमता है, समझ रहे हैं, इसलिए वक्र गति कहा गया। राहु उल्टा चलता है और ग्रह आपको ऐसे चलेंगे 12 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेंगे, उल्टे क्रम से चलता है। तो राहु जो है, ये देखिए राहु का, ये देखिए ये केतु का पूंछ है, राहु का ये सिर है नाक का। ठीक है, तो नाक के आगे आने के कारण ये सभी ग्रह प्रभावित हो रहे हैं, तो इसको 100% काल सर्प